में शहीद जय किशोर का अंतिम संस्कार हो रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम सीधे रुख करेंगे चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन, जबरदस्त जन सैलाब शहीद की इस अंतिम यात्रा में। बिल्कुल, देखिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है इस चक फतेहपुर इलाके में और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं हज़ारों के संख्या में इलाके में लोग पहुंचे हुए हैं। और जैसे ही यह खबर आई थी कि उनके इलाके का लाल एक नौजवान शहीद हो गया, उसके बाद पूरा गांव मातम में तब्दील हो गया था। लेकिन इस बात को लेकर लोगों में गर्व भी है और गुस्सा भी है। गर्व इस बात को लेकर है कि उनके इलाके का लाल जो है वो देश के लिए शहीद हुआ है, और गुस्सा चाइना को लेकर है कि जिस तरह से उसने कायराना हरकत की है उसका बदला सरकार को लेना चाहिए। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं आगे ट्रक धीरे धीरे बढ़ रहा है और अंतिम यात्रा पर जो है वो निकल चुके हैं जय किशोर सिंह। पूरा गांव उमड़ा पड़ा है, इलाके के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, जन सैलाब उमड़ा है और लोग एक झलक पाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं कि उनके इलाके का लाल जो देश के लिए शहीद हुआ है उसका पार्थिव शरीर गांव में पहुंचा है। और आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकती हैं धीरे धीरे भीड़ आगे बढ़ रही है, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। और यही नज़ारा हर जगह देखने को मिल रहा है, जहां भी शहीदों के पार्थिव शरीर गांव पहुंचे हैं तो वहां के लोग पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। आर्मी के जवान साथ में मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग उस ट्रक पे मौजूद हैं। घर में माँ और पिता और उनके छोटे भाई रहते हैं, जबकि बड़े भाई खुद आर्मी में हैं और देश सेवा में हैं। तो लोगों को गर्व हो रहा है अपने इलाके के लाल पर कि वो देश के लिए शहीद हुआ। शहीद जय किशोर के घर से उनकी जो अंतिम यात्रा निकली है तो कहीं तिल रखने तक की जगह नहीं है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। जन सैलाब जो शहीद जय किशोर की अंतिम यात्रा का हिस्सा बना है, लेकिन परिवार शोकाकुल है। उनकी बूढ़ी माँ ने जब अपने बेटे के पार्थिव शरीर को देखा और यह खबर सुनी तो क्या कहा, वो आपको दिखाते हैं। जो माता पिता का जीवन भर पेंशन और शिवम बेटा का फिर आरबी का नौकरी और कौशल बेटा का भी नौकरी आरबी का, सुनिए मेरा आवाज को। मेरे लिए इसी जगह पर सरकारी भिंडा है, इसमें से 2 कट्ठा मेरे को लिए जमीन चाहिए। मेरे जय किशोर का स्मारक बनाएगा। तो जितना बहादुर बेटा, उन्हें जन्म देने वाली माँ भी उतनी ही बहादुर। इतनी दुख की घड़ी में भी मीडिया से बात करते हुए एक साहस जय किशोर, शहीद जय किशोर की माँ के चेहरे पर दिखा और उन्होंने सरकार से मांग की है, अपील की है कि उनको थोड़ी ज़मीन दी जाए ताकि देश के लिए शहीद हुए अपने लाल के लिए, अपने बेटे के लिए वो एक स्मारक बनवा सकें। शहीद जय किशोर की अंतिम यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार के वैशाली में उनके घर से उनका पार्थिव शरीर इस ताबूत में निकल चुका है। तिरंगा लपेटा गया, फूल चढ़ाए गए। इसके साथ ही उनकी अंतिम यात्रा में आप देख रहे हैं कि जहां से उनका पार्थिव शरीर होकर गुजर रहा है, दोनों तरफ लोगों का जमावड़ा है। अंतिम संस्कार किया जाएगा शहीद जय किशोर सिंह का। गलवान घाटी में शहीद हुए थे शहीद जय किशोर सिंह। 15 और 16 की रात को चीन के साथ मुठभेड़ में चीन के सैनिकों के दांत खट्टे करते हुए शहादत मिली थी जय किशोर सिंह को। गलवान में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए थे। शहीद जय किशोर के बड़े भाई भी सेना में ही हैं। पिता के मुताबिक बचपन से ही जय किशोर के दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। परिवार के लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार से शहीद का स्मारक बनाने की मांग की है। आप उनकी मां को भी सुन रहे थे अब से थोड़ी देर पहले। भारत चीन सीमा के गलवान इलाके में शहीद हुए जय किशोर सिंह का पार्थिव शरीर अभी उनके गांव पहुंचा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और पार्थिव शरीर के पहुंचते ही गांव के लोग यहां पर हजारों की संख्या में उमड़ पड़े हैं और सभी लोग एक झलक पाना चाहते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं तिरंगा में लिपटे हुए शरीर
पार्थिव शरीर को उनके घर पर लाया जा रहा है और इस गांव में भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और साथ ही जय किशोर सिंह अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। तो इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव के लोगों में किस तरह का उनके प्रति जो है वो विचार होगा और साथ ही इन तस्वीरों को देखकर भी यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने लाड प्यार से लोग अपने लाल को पाला होगा। और आज उनकी यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुँची है, उसके बाद आसपास के लोग, इलाके के लोग एक झलक पाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह का यहाँ पर हुजूम उमड़ा है इससे तो यही लग रहा है कि जो उनके इलाके का लाल, उनके इलाके का सपूत शहीद हुआ है, उसके अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ पहुँचे हैं। कैमरामैन सोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, फतेहपुर, वैशाली, न्यूज़ 18 इंडिया। रूस की राजधानी मॉस्को में अमेरिकी फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन KFC ने किचन से लोगों को खाना परोसने के लिए कर्मचारियों की जगह एक रोबोट को उतार दिया। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से KFC ने अपने रेस्टोरेंट में इस कॉन्टैक्टलेस फूड सर्विस की शुरुआत की, जिसके लिए एक रेस्टोरेंट कर्मचारी ने तैयार ऑर्डर को कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया। इसके बाद रोबोट ने अपना काम शुरू किया। उसने खाने की ट्रे को उठाया और उसे एक खिड़की में रख दिया। थोड़ी देर बाद ग्राहक आई और उसने खिड़की से ही अपना ऑर्डर ले लिया, लेकिन इसके लिए भी ग्राहक के चेहरे की पहचान की गई। उसके बाद ही खिड़की खुली। आम दिनों में रेस्टोरेंट खाना किचन से होते हुए कई हाथों से गुजरता था, लेकिन दावा है कि इस तरह सिर्फ ग्राहक ही अपना ऑर्डर छू पाएगा। इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट के अंदर ऑर्डर लेने के लिए भी कर्मचारी नहीं दिखे, बल्कि उनकी जगह एक टच स्क्रीन लगी नजर आई। ग्राहक ने टच स्क्रीन के जरिए ही अपना ऑर्डर डाला। इससे हुआ ये कि ऑर्डर देने और लेने के लिए ग्राहक और कर्मचारियों का एक दूसरे से सामना ही नहीं हुआ। इसके अलावा रेस्टोरेंट में कॉफी लेने के लिए वेंडिंग मशीन भी लगी दिखी। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप नहीं होने की संभावना जताई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख एहसान मनी ने इस साल T20 वर्ल्ड कप नहीं होने की संभावना जताई। सुशांत सिंह मौत मामले में मुंबई पुलिस ने उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक रिहायशी इलाके के पास एक और हाथी मरा हुआ मिला। वहां अब तक एक हफ्ते में 6 हाथियों की मौत हो चुकी है। मुंबई के चेंबूर इलाके में कुछ बदमाशों ने एक आदमी को गोली मारकर घायल कर दिया। इस फायरिंग के पीछे वजह पता नहीं चल सकी। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में कोरोना वायरस की जांच करने वाले एक सेंटर का दौरा किया और वहां के हालात की जानकारी ली। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लोगों ने कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए हनुमान मंदिर में पूजा की। कोरोना महामारी से डरे लोग अब इस संक्रमण को रोकने के लिए पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं और इसके लिए लोग हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करते और भजन गाते नजर आए। कोरोना से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने मंदिर में भगवान से प्रार्थना की और भजन के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। अब तक कोरोना की दवा की खोज नहीं हो पाई है, इसलिए कोरोना से उबरने के लिए लोग पूजा पाठ करने में जुटे हैं ताकि कोरोना से उनका बचाव हो सके। अपने बजरंगबली से कहते हैं कि हमारे संकट का, पूरी दुनिया भर के संकट का निवारण करो। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में तेज बारिश की वजह से एक चौल में पास में बनी दूसरी चौल पर गिर गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद कई लोग मलबे में दब गए, जिन्हें बचाने के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। खबर लगते ही आसपास के कई लोग भी वहां पहुंच गए और बचाव अभियान में जुटे कर्मचारियों की मदद करने लगे। हादसे के बाद वहां हर तरफ मलबा और टूटा फूटा सामान बिखरा दिखाई दिया। यह हादसा जिस चौल में हुआ उसकी हालत पहले से ही काफी खराब थी। चौल के बचे हुए हिस्सों में भी दरारें नजर आईं। हालांकि रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे लोगों को एक एक कर बाहर निकाला और फिर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। वहीं तेज बारिश से कुर्ला इलाके में भी एक इमारत को भारी नुकसान हुआ। इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह ढह गया। यह हादसा इतना भीषण था कि इमारत के एक हिस्से की दीवारें पूरी तरह उखड़ गईं और उसका मलबा सड़क पर बिखर गया। इमारत में बनी कुछ दुकानें भी पूरी तरह बर्बाद हो गईं। हादसे के बाद वहां राहत बचाव अभियान शुरू किया गया। दिल्ली में भूकंप से निपटने की तैयारियों के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई।
इस मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से एक्शन प्लान मांगा था, जिसके बाद दिल्ली सरकार और दिल्ली के तीनों नगर निगमों ने कोर्ट को बताया कि उनका एक्शन प्लान तैयार है, जिसे लागू करने के लिए उन्हें 3 साल का वक्त चाहिए। इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने तुरंत एक्शन प्लान पर काम करने का आदेश दिया और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भूकंप किसी का इंतजार नहीं करता, इसीलिए सभी अधिकारी अपना काम तेजी से करें। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों को हर इलाके में भूकंप से निपटने के लिए जल्द जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए। पिछले 2 महीने में दिल्ली एनसीआर में भूकंप के कई झटके आ चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से 5 महीने तक बंद रहने के बाद हांगकांग में डिज्नीलैंड फिर खोल दिया गया। डिज्नीलैंड के खुलते ही वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिनका वहां के कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया। कुछ कर्मचारी बैंड बाजा लेकर गेट के पास खड़े हो गए और लोगों के स्वागत में उन्होंने बैंड बजाया। जिसके बाद कुछ कार्टूनों की वेशभूषा पहने लोगों के साथ डिज्नीलैंड की डायरेक्टर भी वहां पहुंची और सभी का स्वागत किया। हांगकांग के डिज्नीलैंड के खुलते ही वहां पहले की ही तरह चहल पहल लौट आई। सैकड़ों लोग अपने बच्चों के साथ घूमते हुए नजर आए। लोगों की सुरक्षा के लिए भी पूरी सावधानी बरती गई। डिज्नीलैंड के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरों से ही शरीर का तापमान मापने वाली मशीन को जोड़ दिया गया, ताकि अंदर जाने वाले हर आदमी का तापमान मापा जा सके। और लोगों को कोरोना वायरस से सावधान रखने के लिए कई जगहों पर दिशा निर्देश भी लगाए गए, जबकि सभी जगहों पर साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया। चीन के सैनिकों से हुई झड़प में भारत के 76 सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन सभी की हालत बेहतर है और कोई भी जवान गंभीर रूप से घायल नहीं है। सूत्रों के मुताबिक 18 सैनिकों का इलाज लेके अस्पताल में चल रहा है और ये सभी अगले 15 दिन में ड्यूटी पर लौट आएंगे। वहीं बाकी 58 सैनिकों का दूसरे अस्पतालों में इलाज चल रहा है और ये सभी हफ्ते भर में ड्यूटी पर लौट सकते हैं। गलवान घाटी में 20 सैनिकों की शहादत का बदला लेने के लिए उत्तराखंड और बिहार में पूर्व सैनिकों ने चीन के खिलाफ हल्ला बोल दिया। चीनी सेना के साथ भारतीय जवानों की हिंसक झड़प के बाद देश भर में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी हैं, जिसकी एक तस्वीर बिहार के दानापुर में भी देखने को मिली, जहां बिहार रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मोमबत्तियां जलाईं। हाथों में तिरंगा थामे पूर्व सैनिक आक्रोश से भरे नजर आए। उन्होंने लद्दाख में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प को चीन की गद्दारी बताया और उसे चेतावनी दी। उत्तराखंड के खटीमा में भी हाथों में तख्तियां लेकर पूर्व सैनिकों ने शहर के मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन किया और फिर इन तख्तियों पर आग ही लगा दी। पूर्व सैनिकों में चीन के खिलाफ गुस्सा इस कदर दिखा कि उन्होंने चीन से लड़ने के लिए खुद को सीमा पर भेजने की मांग कर दी। बिना वेतन आज भी चाइना के साथ लड़ने के लिए हम तैयार हैं। इतना ही नहीं, पूर्व सैनिकों ने बाजार में चीनी सामान बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। दुकान में जाकर उसका बहिष्कार करेंगे और अगर उसके बाद उन्होंने नहीं माना तो जनता को हम अनुरोध करेंगे सड़कों पर आए। उत्तराखंड के ही अल्मोड़ा में भी चीन के खिलाफ गुस्से की तस्वीर देखने को मिली। वहां पूर्व सैनिकों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीरें फाड़ दी और उनका पुतला फूंक दिया। पीएम मोदी ने 21 जून को लोगों से घर पर ही योग करने की अपील की। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री ने 21 जून को योग दिवस पर सभी से अपने घर पर ही योग करने की अपील की। Yoga Day goes indoors. The theme of the year is Yoga at home and Yoga with family. मध्य प्रदेश के बालाघाट में 62 भारतीय मजदूरों ने चीन की एक कंपनी पर कोरोना वायरस के बहाने काम से निकालने का आरोप लगाया। इस मामले में परेशान मजदूरों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक खत लिखा और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार से इस मामले में महाराष्ट्र सरकार से बात करने की अपील की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोरोना वायरस के खतरे के बीच ड्यूटी पर तैनात मेडिकल स्टाफ का वेतन देने का निर्देश दिया। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यह आदेश जारी करने को कहा था। चीन के मुद्दे पर पीएम की सभी दलों के साथ बैठक से एक दिन पहले यह साफ हो गया कि सीएम ममता बनर्जी भी इसमें हिस्सा लेंगी। हालांकि कोरोना वायरस के मुद्दे पर हुई बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई थी।
अरुणाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और सांसद तापिर गाव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए दावा किया कि कांग्रेस सरकार के वक्त भी चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन तब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 2877 नए मरीज सामने आए हैं, जो 24 घंटों में सामने आने वाली अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। वहीं 24 घंटों में 65 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। इन नए आंकड़ों के आने के बाद दिल्ली में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 49,979 हो गया है, जबकि अब तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,969 है। हालांकि राहत की बात यह है कि मरीजों के ठीक होने की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है और पिछले 24 घंटों में मरीजों के ठीक होने का रिकॉर्ड भी सामने आया है, जो 3,884 है। अब तक मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा 21,341 हो गया है। बीजेपी ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका पर कोरोना मरीजों के इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाया और इसके लिए कुछ फैसलों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीएमसी ने एक आदेश जारी कर किसी मरीज के कोरोना पॉजिटिव होने पर टेस्ट कराने वाले सेंटर को इसे मरीज को बताने से मना किया है। और जैसे ही बीएमसी के इस आदेश की भनक बीजेपी को लगी, इसके नेता देश के सबसे अमीर नगर निगम के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में पोस्टर लिए नजर आए। इन पोस्टरों में मरीजों की रिपोर्ट को उनका मौलिक अधिकार बताया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बीएमसी के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बिस्तर नहीं है, इसलिए मरीजों को उनकी जांच रिपोर्ट देने से मना किया गया है। इनके पास अस्पताल में बेड नहीं है, वो छुपाने के लिए जो पेशेंट का मौलिक अधिकार है कि उसको रिपोर्ट मिले, वो रिपोर्ट देने से ये मना कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या अब भी लगातार बढ़ रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा यानी 3,752 मरीज सामने आए हैं, जबकि 24 घंटों में 100 लोगों की मौत हो चुकी है। नए आंकड़ों के आने के बाद महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,20,504 हो गई है, जबकि राज्य में अब तक कोरोना से 5,751 लोगों की मौत हुई है। गलवान में शहीद हुए पंजाब के 2 सपूतों को अंतिम विदाई दे दी गई। सेना के सम्मान के साथ गुरदासपुर के शहीद सतनाम सिंह और पटियाला के मनदीप को आखिरी विदाई दी गई। और जैसे ही शहीद मनदीप का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर पटियाला पहुंचा, उन्हें अंतिम विदाई देने इलाके के लोग हजारों की संख्या में उमड़ पड़े। शहीद मनदीप की मां, बेटी और पत्नी ने फौजी अंदाज में सलामी देकर देश के चिराग को घर से विदा किया। आखिरी बार पिता के ताबूत को छूते ही बेटी का सब्र जवाब दे गया। कुछ इसी तरह के लम्हे का गवाह गुरदासपुर भी बना, जहां सतनाम की शहादत के बाद घर तीर्थ स्थल में बदल गया। कोरोना महामारी के खौफ के बावजूद सैकड़ों लोग शहीद सतनाम की अंतिम यात्रा देखने के लिए उमड़ पड़े। इससे पहले गलवान घाटी से जो खबर आई, उससे पंजाब के मानसा में शोक की लहर फैल गई। लद्दाख के पर्वत पर जिन 20 हिंदुस्तानियों का खून गिरा, उनमें मानसा के बेटे गुरतेज सिंह का भी लहू था। महज 23 साल की उम्र में देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने वाले गुरतेज के घर में शहादत की खबर आने से 3 दिन पहले ही शहनाई बजी थी। तब उनके बड़े भाई की शादी थी, लेकिन उन्होंने फर्ज की वजह से शादी में आने से इनकार कर दिया था। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि जहां 3 दिन पहले खुशियों के शामियाने टंगे थे, वहीं अब दुख के आंसू पहुंचने लोग पहुंचेंगे। दरवाजे पर जो पहुंचे गम में डूबे नजर आए और इसी हालत में सभी शहीद के पिता को ढांढस बंधाते दिखे। लेकिन शहीद गुरतेज के पिता का जिगर देखिए, दिलासा देने वालों को वो इस तरह हाथ जोड़ते दिखे मानो कह रहे हो कि देश का बेटा था, देश पर मर मिटा। साडे पुत्र ने शहादत देश ਲਈ ਦਿੱਤੀ है, देश दे कुर्बान। पिता भले ही नम आंखों को कैमरे की आंखों से छुपाते दिखे, लेकिन घर में मां की चीत्कार बाहर बैठे लोगों का कलेजा चाक करती महसूस हुई। गम का ऐसा ही पैगाम पंजाब के ही गुरदासपुर पहुंचा तो शहीद नायब सूबेदार सतनाम सिंह के घर पर शामियाने टंगने से पहले शहादत को श्रद्धांजलि देने वाले पहुंचते दिखे। सतनाम सिंह की शहादत पर परिवार को गर्व है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि उनकी कमी अब कभी पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए शहीद सतनाम का परिवार चाहता है कि सरकार उनकी शहादत को याद रखे। यही कि उनको याद रख लें थोड़ा बस। पंजाब के ही पटियाला के नायब सूबेदार मनदीप सिंह ने भी देश के लिए हंसते हंसते जान दे दी, लेकिन उनकी शहादत के बाद परिवार ही नहीं पूरा इलाका उनके जज्बे को याद करता दिखा। 2 महीने की छुट्टियों के बाद 20 दिन पहले ही मनदीप ड्यूटी पर गए थे। वहां से उन्होंने परिवार को बताया था कि अब वो बॉर्डर पर जहां तैनात होने वाले हैं, वहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता।
इसलिए अब वो किसी से बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनकी शहादत की खबर जैसे ही आई, परिवार ही नहीं पूरा इलाका उन्हीं की बात करता नजर आया। आसपास के लोग उनके घर के पास बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए, जहां लगने वाली चौपाल की कभी मनदीप भी शान हुआ करते थे। हर कोई चीन से बदला लेने की मांग करता दिखा। घर पहुंचने वाले भले ही मनदीप की मां और पिता को दिलासा देते दिखे, लेकिन ऐसा करते करते वो खुद भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। पंजाब के पटियाला के सील गांव में इस वक्त शहीद मनदीप सिंह के घर पर हम मौजूद हैं, जहां पर मातम पसरा हुआ है और 3 बहनों के इकलौते भाई थे मनदीप सिंह। हर बार राखी पर मनदीप का इंतजार करने वाली बहनों को शहादत की खबर ने बेसुध कर दिया और उनके मासूम बच्चे ये नहीं समझ पा रहे कि वो खुद को कैसे तसल्ली दें। मनदीप की पत्नी को रह रहकर वो बातें याद आती नहीं जिसमें वो बेटे को सेना में अफसर बनाने की बात किया करते थे। फौज में अफसर भर्ती कराना जो बनू तो कहते मैं हैक नू भी इंजीनियर बनाना है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के तनाव के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। गलवान घाटी में भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत के बाद विपक्ष इस मुद्दे पर सभी दलों की बैठक बुलाने की मांग कर रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे ये बैठक होगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस से सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी, शिवसेना से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, टीआरएस से तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान समेत कई नेता शामिल हो सकते हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक से पहले इसमें शामिल होने वाले दलों के नेताओं को बैठक के एजेंडा और चीन सीमा पर हालात की जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने सोनिया गांधी, मायावती समेत तमाम विपक्षी दलों से बात की। चीन के साथ सीमा विवाद पर चर्चा के लिए हो रही सभी दलों की बैठक के लिए अब तक न्योता ना मिलने पर आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने नाराजगी जाहिर की है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर पूछा कि सभी दलों की बैठक में शामिल करने का आधार क्या तय किया गया है, क्योंकि आरजेडी को न्योता नहीं मिला है। वहीं आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर अहम मुद्दों पर पार्टी की राय न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है और पंजाब में वो मुख्य विपक्षी पार्टी है। पाकिस्तान की एक अदालत ने टेरर फंडिंग के एक मामले में आतंकी हाफिज सईद के रिश्तेदार समेत आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के 4 आतंकियों को सजा सुनाई, जिनके नाम अब्दुल रहमान मक्की, जफर इकबाल, याहिया मुजाहिद और हाफिज अब्दुल सलाम हैं। इनमें आतंकी हाफिज सईद के रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की और अब्दुल सलाम को कोर्ट ने 1-1 साल की सजा सुनाई, जबकि जफर इकबाल और याहिया मुजाहिद को 5 साल कैद की सजा दी गई। इन चारों को टेरर फंडिंग के एक मामले में आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद चारों ने खुद को बेकसूर बताते हुए सुनवाई का सामना करने का फैसला किया था। लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चारों को टेरर फंडिंग के एक मामले में दोषी पाया और फिर उन्हें सजा सुनाई गई। बिहार के भोजपुर के रहने वाले महज 23 साल के जवान चंदन कुमार का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। गलवान घाटी में हुई झड़प में शहीद चंदन कुमार के गांव में मातम का माहौल है। शहीद जवान चंदन कुमार की मई में शादी होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शादी नहीं हो पाई। शहीद चंदन अपने घर के सबसे छोटे बेटे थे। उनके बाकी 3 भाई भी सेना में ही हैं। परिवार के लोग चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहे हैं। शहीद के बड़े भाई और खुद सेना में जवान देव कुमार के मुताबिक गांव में ही मौजूद एक मंदिर के पास अंतिम संस्कार की तैयारी की गई है। परिवार के मुताबिक 2 साल पहले वो सेना में शामिल हुए थे और इसी साल उनकी पोस्टिंग 16 बिहार रेजिमेंट लद्दाख के गलवान घाटी में हुई थी। देखिए, गलत हुआ, मतलब हमारा मातृभूमि है, हम एक इंच के लिए लड़ते हैं। जैसे गांव में हो रहा है वैसे ही हम वहाँ पे करते हैं। अगर वो हमारे 1 इंच लेना चाहे तो हम उसी के लिए हैं ही। लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल बी संतोष बाबू का तेलंगाना के सूर्यापेट में अंतिम संस्कार किया गया। बी संतोष बाबू समेत 20 जवान चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हो गए थे, जिसके बाद तेलंगाना में उनके घर पर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सेना के ट्रक को फूलों से सजाया गया और उस पर शहीद कर्नल के पार्थिव शरीर को तिरंगे से लपेट कर रखा गया और जैसे ही उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, पूरा शहर उनके साथ चल पड़ा।
इस दौरान कई लोगों के हाथों में तिरंगा भी नजर आया। लोग तालियां बजाते और नारे लगाते हुए पार्थिव शरीर के साथ चलते रहे। अंतिम संस्कार के वक्त तो माहौल और भी ज्यादा गमगीन हो गया। शहीद कर्नल की पत्नी अपने बेटे को गोद में लिए खड़ी रहीं तो रोते हुए पिता ने अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी की। कुछ लोग उन्हें सहारा देते हुए भी दिखाई दिए। इसके बाद सेना की ओर से शहीद बी संतोष बाबू को सलामी भी दी गई। इस दौरान सेना के कई बड़े अधिकारी और जवान वहां मौजूद रहे। आज हो रहे राज्यसभा चुनाव में गुजरात से बीजेपी उम्मीदवार नरहरी अमीन ने पार्टी के 3 उम्मीदवारों की जीत का भरोसा जताया है। नरहरी अमीन बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार हैं और उन्हें उम्मीद है कि आज के चुनाव में उन्हें जीतने लायक वोट आसानी से मिल जाएंगे। सर, सबसे पहले शुभकामनाएं आज के चुनाव को लेकर। आपका खूब आभार। क्या लगता है किस तरह के गणित बैठेगा? बस आज सुबह 9 बजे से वोटिंग चालू होगा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के 3 कैंडिडेट हैं। तीनों कैंडिडेट जो प्रेफरेंस मत चाहिए जीतने के लिए, वो मेहनत से तीनों कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जीतने वाले, उसमें कोई शंका नहीं है। सर, कुछ विधायकों को लेकर कल रात को बीजेपी के अंदर मामला था कि कुछ विधायक असंतुष्ट हैं और उनको कुछ अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, केसरी सिंह या बाकी विधायक। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई असंतोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन वाली पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। आज तक भारतीय जनता पार्टी में कभी जुथबंदी नहीं हुई है और पार्टी के नेता हमारे जो होते हैं उनके मैंडेट पे ही भारतीय जनता पार्टी के हर एक एमएलए वोटिंग करेंगे। कोई कुछ होने वाला नहीं है और शाम को जब रिजल्ट आएंगे तब भारतीय जनता पार्टी के 3 कैंडिडेट जीतेंगे। कांग्रेस में से दोनों में से कौन जीतता है वो अभी नक्की नहीं है। वो इंटरनल जुथबंदी कांग्रेस में है, भाजपा में कुछ नहीं है। सर, आप कांग्रेस में लंबे समय रहे, अपने राजनीतिक करियर का ज्यादातर हिस्सा समय कहें आप कांग्रेस में आपने बिताया। अंतिम सवाल है मेरा आपका, क्या लगता है कि कांग्रेस से कोई क्रॉस वोट करे या बीटीपी के जो लोग हैं वो आपके साथ आए और आपका आंकड़ा बन जाए? नहीं, हमारे साथ 103 वोट हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। बीटीपी और एनसीपी का भी हमको समर्थन मिलने वाला, इतना हमको 100% कॉन्फिडेंस है। कांग्रेस में 8 एमएलए ने 3 महीने में रिजाइन किया है, तो इंटरनल जुथबंदी कांग्रेस में। तो आओ आज देखते हैं शाम को क्या होता है। जब मत की गणितरी होगी तब मालूम होगा कि कांग्रेस को कितना वोट मिलता है और भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट मिलते हैं। चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए सियासी पार्टियों ने मुहिम शुरू कर दी। चीन के साथ जारी सीमा विवाद और जवानों की हत्या के बाद देश के कई राज्यों में यह मुहिम शुरू की गई, जिसके तहत बिहार की राजधानी पटना में जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने अनोखे अंदाज में अपना विरोध जताया। पप्पू यादव खुदाई करने वाली एक मशीन पर चढ़ गए और एक होर्डिंग पर अपना संदेश लिखा। उन्होंने लोगों से चीन में बने सामान को न खरीदने की अपील की। ये लड़ाई बिहार ने छेड़ दी है। आप नेपाल आंख दिखाते हो, बांग्लादेश और चाइना हमें मारना चाहती है। अब उसको हमसे, हमारे पैसे पर वो हमारे सैनिक का कत्लेआम नहीं कर सकता। वहीं बीजेपी की सहयोगी आरपीआई के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी इस मुहिम से जुड़ गए। उन्होंने चीन को आर्थिक रूप से बर्बाद करने का सुझाव दिया। चाइना की इकोनॉमी को कोलैप्स करने की जिम्मेदारी हमारी है और चाइना से जो प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट जो इंपोर्ट होता है, उस पर पूरी पाबंदी लगानी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक अभियान चलाया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से चीनी कंपनियों का बहिष्कार करने की अपील की। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में बाइक सवार 2 बदमाश दिन दहाड़े एक लड़की का पर्स छीनकर फरार हो गए। ये घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इसमें बाइक सवार दोनों बदमाश लड़की से पर्स छीनते दिखाई दिए। इससे पहले ये लड़की सड़क किनारे खड़ी होकर किसी से बात करती नजर आई। वो काफी देर तक सड़क किनारे खड़ी रही और इस बीच वहां पहुंचे दोनों बदमाशों ने लड़की के कंधे पर टंगा पर्स छीनने की कोशिश की। इस छीना झपटी में लड़की जमीन पर गिर गई और बदमाश वहां से फरार हो गए। इसके बाद आसपास के लोग लड़की की मदद के लिए दौड़ पड़े। महाराष्ट्र सरकार ने निजी अस्पतालों में बिना लक्षण वाले यानी एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को भर्ती करने पर नाराजगी जताई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि निजी अस्पतालों के इस रवैये से गंभीर मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये सभी हॉस्पिटल्स में आज ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो वॉक इन आते हैं डायरेक्टली पेशेंट और एसिम्प्टोमेटिक होते हैं उनको बेड दिया जाता है। हम 80% उनसे बेड ले रहे हैं, लेकिन वे अगर 80% बेड सभी असिम्प्टोमेटिक को दिए जाएंगे तो हमारे जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या ख़ास तौर पर जो आईसीयू पेशेंट्स हैं उन्हें कैसे मिलेंगे।
गलवान घाटी में शहीद हुए दीपक सिंह को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी है। रीवा के रहने वाले शहीद दीपक सिंह के परिवार को मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ की आर्थिक मदद और एक संबंधी को नौकरी देने का ऐलान किया है। उन शहीद के परिवार के परिजन हैं, आश्रित हैं, उनको 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि, आश्रित परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में नौकरी और मकान या प्लाट जो भी परिवार से चर्चा करने के बाद तय करेंगे वो दिया जाएगा। लद्दाख की गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत से नाराज सियासी दलों ने चीन को सबक सिखाने की मांग करते हुए देश भर में प्रदर्शन किए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में तो बीजेपी के कार्यकर्ता चीन के खिलाफ सड़क पर उतर आए और फिर शहर के एक चौराहे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले को आग के हवाले कर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कई लोग तो जलते हुए पुतले को लातों से मारते हुए दिखाई दिए। इसके बाद वहां मौजूद एक प्रदर्शनकारी ने जिनपिंग के जलते हुए पुतले को हाथों में उठा लिया, जबकि वहां मौजूद दूसरे लोग चीन के खिलाफ नारे लगाते रहे। इससे पहले गलवान घाटी की घटना से नाराज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शी जिनपिंग की शव यात्रा निकाली। कुछ महिला कार्यकर्ता तिरंगा लेकर शव यात्रा के आगे चलती दिखाई दी, जबकि उनके पीछे कुछ लोग जिनपिंग के पुतले को कंधे पर उठाकर चलते नजर आए। बाद में एक चौराहे पर मिट्टी का तेल डालकर पुतले में आग लगा दी गई। इसके बाद बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने लोगों से चीन के सामान का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। लोगों से आवेदन करते हैं कि चाइना का प्रोडक्ट यूज ना करें और हम लोग का स्वदेशी अपनाए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल की तरह राजस्थान के चुरू में भी सियासी दलों का गुस्सा चीन पर फूटा। 20 जवानों की शहादत से नाराज बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चीन के सामान के बहिष्कार का ऐलान किया। यही नहीं, नाराजगी जताने के लिए बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहर के एक पार्क के सामने चीन के सामान में आग लगा दी, जिसके बाद उससे निकलने वाला काला धुआं वहां फैलता दिखाई दिया। कोरोना वायरस न फैले इसके लिए प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोग मुंह को मास्क और कपड़े से ढके दिखे, लेकिन उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग की कमी दिखाई दी। बाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं पटना में एलजेपी के कार्यकर्ताओं ने गधा जुलूस निकालकर चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध जताने के लिए प्रदर्शन कर रहे कई लोगों ने गधों के गले में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और वहां के रक्षा मंत्री की तस्वीर लटका दी, जिन पर मुर्दाबाद लिखा नजर आया। चीन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसी तरह उत्तर प्रदेश के सीतापुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीन का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग पार्टी का झंडा लिए दिखे, जबकि कुछ लोगों के हाथों में तख्तियां नजर आईं, जिन पर चीन के खिलाफ नारे लिखे थे। बाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने विरोध जताने के लिए चीन के सामान में आग लगा दी। दिल्ली में कांग्रेस ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में पार्टी नेताओं ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। पूरे देश में उनको नमन किया जा रहा है। हमने अपने कार्यालय पे उन सैनिकों को यह श्रद्धांजलि दी है। आगरा में कुछ समय के लिए बनाई गई एक जेल में 2 महिला कैदियों को कोरोना वायरस हो गया, जिसके बाद दोनों को क्वारंटीन कर दिया गया। साथ ही इनके संपर्क में आने वाले दूसरे कैदियों के सैंपल भी लिए गए। इस जेल में तमाम लोगों को क्वारंटीन किया गया है ताकि कोरोना का जो और विस्तार है वह न हो सके। विश्व हिंदू परिषद ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और चीन के सामान का बहिष्कार करने की अपील की। चीन की किसी भी वस्तु की या हर वस्तु की हमने बहिष्कार करना चाहिए। चीनी मोबाइल ऐप्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। पटना में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने उनकी अस्थियां गंगा में बहाईं। राजस्थान के चुरू में बीजेपी के युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं ने चीन के सामान की होली जलाई। अहमदाबाद में एक ही परिवार के 6 लोगों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहां 4 बच्चों समेत एक ही परिवार के 6 लोगों के शव मिले, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता जनक दवे जुड़ गए हैं। जनक, कुछ पता चल पा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे क्या वजह है?
जनक, आपका ऑडियो हमसे सही तरह से नहीं पहुंच रहा है, इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इस बीच एक बार फिर से आपको खबर दे दें, अहमदाबाद में एक ही परिवार के 6 लोगों का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वहां 4 बच्चों समेत एक ही परिवार के 6 लोगों के शव मिले, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बच्चों की हत्या के बाद घर के मुखिया की आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। तो 4 बच्चों समेत एक ही परिवार के 6 लोगों के शव मिले हैं। बच्चों की हत्या के बाद पिता की भी खुदकुशी की आशंका है। अहमदाबाद की ये घटना है। अहमदाबाद में एक ही परिवार के 6 लोगों का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। 4 बच्चों समेत एक ही परिवार के 6 लोगों के शव मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बच्चों की हत्या के बाद घर के मुखिया यानी कि पिता की आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। एक ही परिवार के 6 लोगों का शव मिला है अहमदाबाद में, और इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इन 6 लोगों में 4 बच्चे शामिल हैं और ये आशंका जताई जा रही है कि इस हत्या के बाद जो घर के मुखिया हैं, पिता, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। एक ही परिवार के 6 लोगों के शव मिलने के बाद अब पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। बच्चों की हत्या के बाद पिता की भी खुदकुशी की आशंका है। हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता जनक जुड़ गए हैं। जनक, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, पुलिस अभी इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर में वाकई में कारण क्या था। क्योंकि जो पहले जानकारी आ रही कि पहले पिता ने 4 बच्चों को मारा, उसके बाद खुदकुशी की, तो ये माजरा आखिरकार किन वजहों से हुआ और इतना एक्सट्रीम स्टेप आखिरकार एक पिता को क्यों लेना पड़ा। इस मामले में पुलिस अभी अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं और परिवार के जो रिश्तेदार हैं, उनके बयान दर्ज कर रही है। तो फिलहाल अभी उस मामले में कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जा सका कि जो 6 लोगों के शव बरामद हुए उसके पीछे का कारण क्या था, और पिता ने पहले 4 बच्चों को मारा, उसके बाद खुदकुशी की क्यों की। तो पुलिस उस मामले में पूरा इन्वेस्टिगेशन अभी कर रही है। लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लास से पढ़ने वाले बच्चों की आदतों में बड़ा बदलाव हुआ है। ये जानकारी राजस्थान में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल की ओर से की गई एक रिसर्च में सामने आई, जिसके मुताबिक लैपटॉप या मोबाइल फोन से ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले 71% बच्चे स्वभाव से जिद्दी, वजन में ज्यादा और लापरवाह हो गए। इसके अलावा ऑनलाइन क्लास करने वाले ज्यादातर बच्चों की याददाश्त भी कमजोर हो रही है और कई बच्चों की आदतें तो इतनी बिगड़ गई हैं कि उनके माता पिता डॉक्टरों के पास पहुंचने लगे हैं, क्योंकि बच्चों में पढ़ाई के साथ लैपटॉप और मोबाइल फोन की लत लग चुकी है। और रिसर्च में पाया गया कि कई बच्चे तो आधे घंटे भी इसके बिना नहीं रह सकते। अस्पताल ने ये रिपोर्ट राजस्थान के 13 शहरों समेत देश भर के 20 शहरों में बच्चों के माता पिता से पूछे गए सवालों के आधार पर तैयार की। तो इन समस्याओं को देखते हुए हमने कहा कि एक स्टडी करके देखें कि क्या ये जो पीरियड आया है, ये एक विशेष परिस्थिति बनी है, उसका बच्चों के शरीर पे कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा, और अच्छा है या बुरा असर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए कोयला घोटाले पर पिछली यूपीए सरकार को घेरा। 41 कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करते हुए पीएम ने अपने संबोधन में कोयला घोटाले का जिक्र किया। कोयला खदानों के अलॉटमेंट में बड़े बड़े घोटालों की चर्चा हर किसी ने सुनी है, हर समय हुई है, हर कोने में हुई है। कांग्रेस ने पीएम के बयान को चीन के साथ चल रहे विवाद से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। कोयला घोटाले वाले बयान पर कांग्रेस से पूछे गए सवाल के जवाब में पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एलएसी विवाद पर पीएम पर ही सवाल दाग दिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भटकाइए मत, लड़खड़ाइए भी मत, छटपटाइए भी मत। ये बताइए कि भारत के रणबांकुरों को बगैर हथियार के निहत्थे आपने दुश्मन के पास क्यों भेजा? अमेरिका से चल रही तनातनी के बीच ईरान ने ओमान की खाड़ी में मौजूद एक जहाज पर मिसाइल दाग दी। इस इलाके में अमेरिका और ईरान की नौसेना का कई बार आमना सामना हो चुका है। और तनाव के इसी माहौल के बीच ईरान ने ओमान की खाड़ी में मौजूद एक जहाज को तबाह कर दिया। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल ने इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें जमीन पर मौजूद लॉन्चर इस मिसाइल को दागता नजर आया। दागे जाने के कुछ सेकंड के अंदर ही यह मिसाइल ओमान की खाड़ी में मौजूद एक जहाज से जा टकराई।
मिसाइल के टकराते ही जहाज जोरदार धमाके के साथ तबाह हो गया। ये वीडियो ईरान की एक नई मिसाइल के परीक्षण का था। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने समंदर में मौजूद टारगेट पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाया और उसे तबाह कर दिया। इस क्रूज मिसाइल को जमीन के अलावा एक जंगी जहाज से भी दागा गया, जहां इसने आसमान में मौजूद एक टारगेट को उड़ा दिया। ईरान ने दावा किया कि उसकी ये नई मिसाइल 300 किलोमीटर तक की दूरी पर मौजूद किसी भी टारगेट को निशाना बना सकती है। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर इसकी रेंज को बढ़ाया भी जा सकता है। चीन के सैनिकों से हुई झड़प में शहीद हुए जवानों के लिए बिहार की सरकार ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं। इनके तहत सभी शहीदों के परिवारों को राज्य सरकार की तरफ से 11-11 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से परिवारों को 25-25 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे। वहीं शहीद जवानों के परिवारों से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प में शहीद हुए जवानों में 5 बिहार के हैं। मुंबई के जावेरी बाजार में कारीगरों की कमी की वजह से सर्राफा कारोबारियों को भारी घाटा झेलना पड़ रहा है। लॉकडाउन में लाखों की संख्या में मजदूरों के घर लौट जाने से काम करने वाले कारीगरों की कमी हो गई। और यही वजह रही कि अनलॉक 1 में जब जावेरी बाजार खुला तो वहां सन्नाटा पसरा नजर आया। क्या गहनों के शोरूम, क्या कारखाने, कहीं भी काम करने वाले कारीगर नहीं दिखे। इक्का दुक्का जो गहने बनाने वाले कारीगर बचे हुए हैं, उनसे काम चल पाना मुश्किल है। इसलिए जावेरी बाजार में कई व्यापारी तो दुकानें खोल ही नहीं रहे। मजदूर ना होने के चलते जो कारीगर काम करते थे जावेरी बाजार में, वहां पर मजदूर ना होने के चलते अब जो किल्लत है वो होने लगी है और इसके चलते काम जो है वो ठप पड़ा हुआ है। लॉकडाउन में जावेरी बाजार के बंद होने के बाद मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से लाखों मजदूर अपने गांव लौट गए। और अब बाजार खुलने के बाद हालात ऐसे हैं कि कारीगरों की कमी से पूरा व्यापार ठप पड़ा है और रोज 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। करीबन 200 करोड़ रुपए का रोज का सेल रहता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जाता है यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग, वो आज बिल्कुल यहाँ ठप हो चुका है। व्यापारियों ने बताया कि कारीगरों के बिना गहनों के कारखाने चलना नामुमकिन है, इसलिए उनके पास मजदूरों की वापसी का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं। हालांकि व्यापारियों ने मजदूरों के आने की उम्मीद भी जताई। अगर काम करेंगे तो ही उन्हें पैसा मिलेगा तो ही उनकी रोटी रोजी चलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने निजी अस्पतालों में बिना लक्षण वाले यानी कि एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को भर्ती करने पर नाराजगी जताई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि निजी अस्पतालों के इस रवैये से गंभीर मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये सभी हॉस्पिटल्स में आज ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो वॉक इन आते हैं डायरेक्टली पेशेंट और एसिम्प्टोमेटिक होते हैं उनको बेड दिया जाता है। हम 80% उनसे बेड ले रहे हैं, लेकिन वे अगर 80% बेड सभी असिम्प्टोमेटिक को दिए जाएंगे तो हमारे जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या ख़ास तौर पर जो आईसीयू पेशेंट्स हैं उन्हें कैसे मिलेंगे। राजस्थान में लॉकडाउन की वजह से 2.5 महीने से रुकी हुई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई। पहले दिन 12वीं क्लास के छात्रों का मैथ्स का पेपर हुआ। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव के सख्त नियमों की शर्त के साथ बची हुई परीक्षाएं कराने की इजाजत दी थी, जिसके बाद दौसा में परीक्षा कराने से पहले पूरे एग्जाम हॉल को सैनिटाइज किया गया। वहीं छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए फर्श पर कुछ फासले पर सफेद गोले बने दिखे। एग्जाम हॉल में एंट्री देने से पहले एक एक कर छात्रों का तापमान मापा गया और तो और उनके हाथों के साथ साथ उनके एडमिट कार्ड पर भी सैनिटाइजर छिड़का गया। कोटा में भी परीक्षा केंद्रों पर कोरोना से बचाव के पूरे इंतजाम दिखे। छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, उनके हाथों पर सैनिटाइजर छिड़का गया। महीनों से अटकी हुई परीक्षाएं शुरू हुई तो छात्रों ने भी राहत की सांस ली। जल्दी से पेपर खत्म हो जाए तो अच्छा है। एग्जाम हॉल के अंदर भी छात्रों को एक दूसरे से काफी फासले पर बैठाया गया। बताया गया कि जिस एग्जाम हॉल में आम दिनों में 25 छात्र बैठते थे, वहां कोरोना की वजह से सिर्फ 15 छात्रों को ही बैठाया गया। बीकानेर में भी परीक्षा कराने से पहले सावधानी बरती गई। छात्रों का तापमान मापने के साथ ही सैनिटाइजर से उनके हाथ साफ कराए गए। इस काम के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से छात्रों को परीक्षा से 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुंचने के लिए कहा गया। एक कमरे के अंदर हमने सिर्फ 11 स्टूडेंट्स को बिठाया है ना, और उनके बीच में 6-6 फीट 6.5 फीट का जो डिफरेंस है वो रखा गया है। 20 जून को प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना को लॉन्च करेंगे। इस योजना का नाम गरीब कल्याण रोजगार योजना रखा गया है। इसके तहत अपने गांव लौट चुके मजदूरों को वहीं पर रोजगार दिया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री इस योजना की शुरुआत करेंगे और देश के 6 राज्यों के
116 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू की जाएगी। इन 6 राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और झारखंड शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस योजना की शुरुआती लागत 50,000 करोड़ रुपए होगी और लोगों को 25 अलग अलग तरह के काम करने को दिए जाएंगे, जिनके जरिए लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, ग्रामीण हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। Everyone who needs the assignment will be given the jobs, and under the 25 different works, the objectives which have to be achieved will be achieved using the Shramik who are there having returned from different parts of the country. राज्यसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटका लगा क्योंकि उसे समर्थन देने वाले बीएसपी, एसपी और निर्दलीय विधायकों ने ऐन वक्त पर अपना खेमा बदल लिया और बीजेपी के पाले में चले गए, जिसके बाद कमलनाथ के घर बैठकों का दौर शुरू हो गया। बीजेपी की तरफ से जो 2 उम्मीदवार थे, उन 2 उम्मीदवारों का भी चुना जाना तय है और चुनाव की जो वोटिंग है वो 19 तारीख को होगी, मगर जो नतीजे हैं वो सामने लगभग साफ दिख रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले झटका लगने पर कांग्रेस के नेता मायूस दिखे। हालांकि उन्होंने भरोसा दिया कि वो राज्यसभा की दूसरी सीट जीतने की कोशिश जारी रखेंगे। 52 के हिसाब से स्पष्ट रूप से एक हमारा बिल्कुल स्पष्ट रूप में आ रहे हैं, दूसरे के लिए संघर्ष करेंगे। वहीं बीजेपी नेताओं के चेहरे पर इस बड़े उलटफेर की खुशी नजर आई और बीजेपी की बैठक में पहुंचे नेताओं ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीटें जीतने का दावा किया। 2 सीटें तो आपकी आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, दोनों के दोनों, इसमें जरा सी भी शंका है ही नहीं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस के 2-2 उम्मीदवार खड़े हैं और 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में अभी 206 सदस्य हैं। चुनावी गणित के हिसाब से मध्य प्रदेश में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 52 विधायकों के वोट की जरूरत है और अभी बीजेपी के पास 107 विधायकों का समर्थन है। यही नहीं, बीएसपी के 2, एसपी के 1 और 2 निर्दलीय विधायकों के साथ आने से यह आंकड़ा 112 पहुंच गया। यानी कि बीजेपी के राज्यसभा के दोनों उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी का जीतना तय माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास केवल 92 विधायकों का समर्थन है। यानी उसके पहले उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की जीत तो तय मानी जा रही है, लेकिन दूसरे उम्मीदवार फूल सिंह बरैया का जीतना मुश्किल। चीन के साथ चल रहे मौजूदा सीमा विवाद की आड़ में शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला किया। शिवसेना ने मांग की कि केंद्र सरकार भारत चीन सीमा के वास्तविक हालात की जानकारी देश को दे। सामना में केंद्र सरकार के कमजोर होने का दावा किया गया। शिवसेना ने चीन के राष्ट्रपति के अहमदाबाद दौरे को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। आज सोनिया जी पूछ रही हैं, कल सारा देश पूछेगा। तो जब प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य रखते हैं, मन की बात द्वारा हो गए या और कुछ भी, तो लोगों को ये जानने में रुचि है कि निश्चित तौर से ये क्या बातें हैं। शिवसेना के तेवर पर बीजेपी ने भी तंज कसने में देर नहीं की। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना के रुख को कांग्रेस को खुश करने की चाल करार दिया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतना था, तब यही सामना, यही शिवसेना, मोदी जी महान नेता, देश समृद्ध शक्तिशाली बनकर आगे बढ़ रहा है और अब सत्ता लालसा जागी, कांग्रेस का साथ चाहिए, सोनिया जी को खुश करना है, तो मोदी जी के नेतृत्व में दम नहीं है, वहां रे शिवसेना वहां। चीन में बने सामान के बहिष्कार का ऐलान करते हुए यूपी, पश्चिम बंगाल और दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में दूसरे दिन भी जोरदार प्रदर्शन हुए। कानपुर में तो जवानों की शहादत से गुस्साए कुछ लोगों ने चीनी राष्ट्रपति की सांकेतिक शव यात्रा निकाल दी, जिसमें एक नकली अर्थी पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर लगाई गई। 4 लोग इस अर्थी को कंधा देकर चलते रहे और एक आदमी चप्पल से चीनी राष्ट्रपति की तस्वीर को पीटता रहा। प्रदर्शन में किसी तरह का दिखावा न लगे, इसलिए पूरे विधि विधान के साथ सांकेतिक शव यात्रा निकाली गई। ये सांकेतिक शव यात्रा एक गंदे नाले के पास जाकर खत्म हुई। वहाँ इस अर्थी को आग के हवाले कर दिया गया और फिर उसे गंदे नाले में बहा दिया गया। यही सभी लोग से निवेदन करता हूँ कि जो भी चाइना का सामान ले रहे तो वो बिल्कुल ना ले। चीन के खिलाफ लोगों का ऐसा ही गुस्सा कोलकाता में भी देखने को मिला। वहाँ भी कुछ लोगों ने चीन में बने सामान के बहिष्कार का ऐलान करते हुए चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया। इस प्रदर्शन में कई लोग तिरंगे झंडे लेकर पहुंचे।
चीन के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने के लिए कुछ लोग पुतले को आग लगाने के बाद भी काफी देर तक उसे डंडों से पीटते रहे। जो चाइनीज प्रोडक्ट है उसके विरोध करने के लिए सबको हम आह्वान करते हैं। कोलकाता में प्रदर्शन करने उतरे लोगों ने राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी और भारत सरकार से 20 जवानों की शहादत का बदला लेने की मांग की। कोलकाता और यूपी के अलावा दिल्ली में भी चीन के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कुछ लोग सड़कों पर उतरे, जिन्होंने चीन में बने सामान को बीच सड़क पर जलाकर गुस्सा जाहिर किया। जलाने से पहले सड़क पर ही सामान को तोड़ा गया और फिर उसमें आग लगा दी गई। कहना है कि अब सरकार को इसको लेकर ठोस एक्शन लेना होगा और नहीं तो इस तरीके से वो लगातार चीनी सामान का बहिष्कार जो है वो करते रहेंगे। इस प्रदर्शन में एक बच्ची भी शामिल रही जिसने एक पोस्टर के जरिए संदेश दिया कि वो चीन में बने खिलौनों को नहीं खरीदेगी। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को भी श्रद्धांजलि दी। प्रदर्शनकारियों ने बाकी लोगों से भी चीन में बने सामान का बहिष्कार करने की अपील की ताकि उसे आर्थिक तौर पर झटका दिया जा सके। LAC पर तनाव के बीच चीन की एक कंपनी का करोड़ों रुपए का करार रद्द कर रेलवे ने उसे बड़ा झटका दिया। चीन की इस कंपनी के साथ रेलवे ने 2016 में टेलीकॉम के लिए और सिग्नल लगाने के लिए 471 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके तहत कानपुर स्टेशन से दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के बीच काम चल रहा था। लेकिन चीन की कंपनी 2016 से अब तक केवल 20% काम ही पूरा कर पाई और काम की धीमी रफ्तार को वजह बताते हुए रेलवे ने यह कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि चीन की बाकी कंपनियों के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट भी रेलवे रद्द कर सकती है क्योंकि वो समय पर अपना काम पूरा नहीं कर पा रही। इस बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर बिना नाम लिए चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि झड़प के दौरान भारतीय सैनिक निहत्थे थे। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी को जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट के जरिए राहुल गांधी के हमले का जवाब दिया और यह साफ कर दिया कि भारतीय सेना के जवान हथियार लेकर ही सीमा पर ड्यूटी करते हैं और 15 जून को भी सैनिक हथियार लेकर ही गए थे। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में भारत चीन सीमा पर हथियारों के इस्तेमाल पर हुए समझौते का भी जिक्र किया। राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने पर विवाद हो गया, क्योंकि बीएसपी ने राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी से शिकायत की और दावा किया कि बीएसपी के 6 विधायकों का कानूनी तौर पर कांग्रेस में विलय नहीं हुआ है। ऐसे में ये विधायक अब भी बीएसपी के विधायक रूप में ही मतदान कर सकते हैं, न कि कांग्रेस विधायक के रूप में। जिसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने ये शिकायत चुनाव आयोग को भेज दी और दिशा निर्देश मांगे। राजस्थान में करीब 6 महीने पहले ये विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। यही नहीं, चुनाव आयोग ने मतदाताओं की जो लिस्ट बनाई उसमें इन 6 विधायकों का नाम कांग्रेस की लिस्ट में है। रूस के बाद अब अमेरिका ने अपनी सीमा के करीब उड़ रहे रूस के बम बरसाने वाले विमानों को खदेड़ने का दावा किया। अमेरिका के मुताबिक रूस के ये खतरनाक विमान अलास्का के बेहद करीब पहुंच गए थे, जिसके बाद उनको एहतियात के तौर पर यह कार्रवाई करनी पड़ी। रूसी विमानों के करीब आने की जानकारी मिलते ही अमेरिका के F-22 लड़ाकू विमान वहां पहुंच गए और बम बरसाने वाले विमानों को घेर लिया। गिरने के बाद इन विमानों को रास्ता बदल कर वापस जाना पड़ा। रूस ने भी आसमान में अपने विमानों के घेरे जाने की पुष्टि की। हालांकि उसने अपने इस मिशन के पूरी तरह कामयाब रहने का दावा किया। воздушными, наземными, радиолокационными постами осуществлялся непрерывный। बम बरसाने वाले रूस के ये विमान लंबी दूरी के मिशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो दुश्मन पर परमाणु हमला करने की भी क्षमता रखते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में दावा किया गया है कि डेक्सामेथासोन नाम की दवा कोरोना के उन मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है जिनकी हालत नाजुक हो। इस दवा को एक लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर जाना जाता है, जो भारत में अस्थमा समेत कुछ और बीमारियों के मरीजों को पहले से दी जाती रही है। लेकिन नई रिसर्च में दावा किया गया है कि वेंटिलेटर पर इलाज करा रहे मरीजों की मृत्यु दर इस दवा से 35% कम हो सकती है, यानी उनके ठीक होने की संभावना 35% बढ़ सकती है। इस रिसर्च के दौरान 2000 से ज्यादा मरीजों को ये दवा दी गई, जबकि इसकी तुलना 4 से ज्यादा ऐसे मरीजों से की गई जिन्हें ये दवा नहीं दी गई थी। इस रिसर्च के बाद दुनिया भर में डेक्सामेथासोन नाम की इस दवा की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि भारत में कोरोना के मरीजों को ये दवा देने पर फैसला ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया का होगा, जो देश में दवाइयों के इस्तेमाल पर नजर रखने वाली एजेंसी है।
भारत के ऐतराज के बावजूद नेपाल ने विवादित नक्शे से जुड़ा बिल पास कर दिया। नेपाल के ऊपरी सदन ने भी नए नक्शे से जुड़ा वो संविधान संशोधन बिल पारित कर दिया जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल में दिखाया गया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में गांव लौटे 100 मजदूरों को सरकार ने नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक तरफा प्यार में एक लड़के पर एक लड़की की चाकुओं से हत्या करने का आरोप लगा। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को पकड़ लिया जबकि मुख्य आरोपी फरार है। अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना कर लिया गया है और इस संबंध में टीमें गठित करके अभियुक्त की धरपकड़ की जा रही है। उत्तराखंड सरकार सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार से बात करेगी और उसी के बाद कोई फैसला होगा। सावन में हर साल काफी शिव भक्त गंगा जल लाने के लिए उत्तराखंड जाते हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से वीसी के माध्यम से एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि कांवड़ यात्रा को किस रूप में संपन्न किया जाए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि टिड्डियों के मामले पर बुलाई गई बैठक में पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया। ये टिड्डियां राजस्थान समेत कई राज्यों में किसानों की काफी फसलों को नुकसान पहुंचा चुकी हैं। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक में नियमों के तहत 12वीं की बची हुई परीक्षाएं करवाई गई। कोरोना वायरस की वजह से इन परीक्षाओं को टाल दिया गया था और लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद बची हुई परीक्षाओं को करवाने का फैसला लिया गया। बेंगलुरु के एक स्कूल में छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए स्कूल के गेट पर ही तापमान मापा गया और छात्रों के हाथ भी सैनिटाइज करवाए गए। छात्रों से अपील की गई कि वो एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। We have reduced the strength in each classroom as per the board guidelines. Earlier it was 30 per class. Now we are following multiples of 12. That is 12, 24 and maximum we have put is 36. परीक्षा देने पहुंचे छात्रों ने भी पूरी सावधानी बरती और उनके चेहरे पर मास्क लगे हुए दिखे। Yeah, a little bit nervous about this situation. Wearing a mask, I'm having gloves, I'm having sanitizer in my bag and everything is there. एहतियात के तौर पर स्कूल में एक एम्बुलेंस भी खड़ी दिखी ताकि कोई इमरजेंसी हो तो जल्दी से अस्पताल पहुंचाया जा सके। पंजाब के संगरूर में शहीद गुरबिंदर सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुरबिंदर सिंह गलवान घाटी में शहीद हुए थे और आज उनका अंतिम संस्कार होगा। हमारे साथ इस वक्त संगरूर से शहीद गुरबिंदर सिंह के घर से हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा जुड़ गए हैं। मोहित, परिवार को इंतजार होगा कब तक शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचेगा? जी बिल्कुल, देखिए पहले ये माना जा रहा था कि जो 2 पार्थिव शरीर जो पहुँचे एक दिन पहले उसके अंदर शायद गुरविंदर सिंह का पार्थिव शरीर भी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन आज जानकारी दी जा रही है कि लेह से फ़्लाइट के ज़रिए एक स्पेशल विमान के ज़रिए चंडीगढ़ लेकर आया जाएगा पहले पार्थिव शरीर को और उसके बाद यहाँ संगरूर लाया जाएगा सेना के स्पेशल हेलीकॉप्टर के माध्यम से और उसके बाद पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये घर है शहीद गुरविंदर सिंह का। सिर्फ 22 साल उनकी उम्र थी। काफ़ी हिम्मत उन्होंने दिखाई। काफ़ी 3 महीने बाद बताया जा रहा है कि उनकी शादी भी तय थी। 8 महीने पहले जब वो छुट्टियों पर आए थे तब उनकी सगाई हुई थी और उसके बाद वो बोल कर गए थे कि अगली बार जब छुट्टियों में आएंगे तो 3 महीने बाद वो शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अब उनके घर में परिवार में यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। हालांकि स्थानीय प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि दोपहर करीब 2 से 3 बजे के बीच में जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर लाया जा सकता है और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन परिवार ने एक अपना युवा सिर्फ 22 साल का बेटा खोया है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सदमे में हैं लोग, गम में हैं और वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनके परिवार के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं गुरविंदर सिंह के घर की और यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था कि काफ़ी ज़्यादा पूरे परिवार में और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और 3 महीने बाद ही उनकी शादी भी फिक्स थी, लेकिन उससे पहले ही अब उनकी शहादत की खबर यहाँ पर आई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा आप बता रहे हैं कि 8 महीने पहले ही गुरविंदर सिंह की सगाई हुई थी और देखिए किसी ने सोचा नहीं था
खासकर उनके परिवार ने कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। हालांकि कहीं ना कहीं एक गर्व की अनुभूति जरूर होती है कि जो लड़का है वो देश के लिए शहीद हुआ। मोहित, मैं आपके पास आगे आऊंगी। हमारे साथ दिल्ली से संदीप बोल भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक खबर दे दें। चीन के सैनिकों से हुई झड़प में भारत के 76 सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन सभी की हालत बेहतर है और कोई भी जवान गंभीर रूप से घायल नहीं है। सूत्रों के मुताबिक 18 सैनिकों का इलाज लेह के अस्पताल में चल रहा है और ये सभी अगले 15 दिनों में ड्यूटी पर लौट आएंगे। वहीं बाकी 58 सैनिकों का दूसरे अस्पतालों में इलाज चल रहा है और ये सभी हफ्ते भर में ड्यूटी पर लौट सकते हैं। संदीप हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा आशंका संदीप इस बात की जताई जा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि और भी सैनिक जो हैं उनके बारे में भी कोई ख़राब खबर, कोई दुखद खबर सुनने को मिले। तो कहीं ना कहीं ये राहत की बात है कि 76 सैनिक हमारे घायल ज़रूर हैं, लेकिन सबका इलाज चल रहा है और जल्द ही सब अपनी ड्यूटी पर वापस भी लौट आएंगे। बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से नंबर्स बढ़ रहे थे कैजुअल्टी के, पहले 3 आए, उसके बाद 20 हुए, तो उसके बाद इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे और इस बात का डर भी था सबके मन में कि कहीं ये कैजुअल्टी फिगर्स ना बढ़े। लेकिन सेना ने कुछ चीज़ें जो है बिल्कुल साफ की। एक दिन पहले जो है सेना ने बोला कि जो 4 क्रिटिकल जो सैनिक थे वो जो है नॉर्मल हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कोई भी जो है मिसिंग नहीं है भारतीय सेना की तरफ से। कई सारी खबरें ऐसी आ रही थी कि भारतीय सेना के जो जवान हैं उस रात को जब झड़प हुई उसके बाद से मिसिंग है। भारतीय सेना की तरफ से साफ किया गया कि कोई मिसिंग नहीं है। और दूसरा ये कि जो इंजर्ड हैं उसमें से 18 ऐसे जो सैनिक हैं जो कि थोड़ा सा गंभीर रूप से जो है चोट लगी थी, लेकिन वो सारे के सारे इस वक्त खतरे से बाहर है और 15 दिन में जो है वो वापस अपनी ड्यूटी पर लौट सकते हैं। लेकिन 58 जो ऐसे सैनिक हैं जिनको छोटी मोटी चोट लगी थी, हल्की फुल्की चोटें लगी थी, उनको जो है वो 1 हफ्ते के अंदर जो वो दुरुस्त हो जाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो कह सकते हैं कि अच्छी खबर है ये और जल्दी रिकवरी हो रही है। वो सेना के जवान जो उस रात को पीएलए के साथ वहाँ झड़प में थे दोबारा से अपनी जो है पोस्ट पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर बिहार के वैशाली में शहीद जय किशोर का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। गलवान में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में वो शहीद हो गए थे। शहीद जय किशोर के बड़े भाई भी सेना में हैं। पिता के मुताबिक बचपन से ही जय किशोर के दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। परिवार के लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार से शहीद का स्मारक बनाने की मांग की है। जो माता पिता का जीवन भर पेंशन और शिवम बेटा का फिर आरबी का नौकरी और कौशल बेटा का भी नौकरी आरबी का और सुनिए मेरा आवाज को। मेरे लिए इसी जगह पर सरकारी भिंडा है, इसमें से 2 कट्ठा मेरे को लिए जमीन चाहिए। मेरे जय किशोर का स्मारक बनाएगा। भारत चीन सीमा के गलयान इलाके में शहीद हुए जय किशोर सिंह का पार्थिव शरीर अभी उनके गांव पहुंचा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं और पार्थिव शरीर के पहुंचते ही गांव के लोग यहां पर हजारों की संख्या में उमड़ पड़े हैं और सभी लोग एक झलक पाना चाहते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं तिरंगा में लिपटे हुए शरीर, पार्थिव शरीर को उनके घर पर लाया जा रहा है और इस गांव में भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और साथ ही जय किशोर सिंह अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। तो इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव के लोगों में किस तरह का उनके प्रति जो है वो विचार होगा और साथ ही इन तस्वीरों को देखकर भी यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने लाड प्यार से लोग अपने लाल को पाला होगा। और आज उनकी यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुँची है, उसके बाद आसपास के लोग, इलाके के लोग एक झलक पाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह का यहाँ पर हुजूम उमड़ा है, इससे तो यही लग रहा है कि जो उनके इलाके का लाल, उनके इलाके का सपूत शहीद हुआ है, उसके अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ पहुँचे। कैमरामैन सोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, फतेहपुर, वैशाली, न्यूज़ 18 इंडिया। गलवान में चीनी सैनिकों से लड़ते हुए शहीद हुए जवान सुनील कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। पटना में गंगा के घाट पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ सुनील कुमार को अंतिम विदाई दी गई।
और उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गंगा के किनारे बड़ी संख्या में लोग तिरंगे झंडे लहराते हुए दिखने लगे। बिहार रेजिमेंट के शहीद हवलदार सुनील कुमार के सम्मान में नारे लगने लगे। गंगा घाट पर मौजूद बड़ी बड़ी नावें उन लोगों से भर गईं जो शहीद सुनील के आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे। सेना के जवानों ने आसमान में गोलियां चलाकर शहीद को विदाई दी। फिर उनके सम्मान में बंदूकें झुका दी गईं। इससे पहले शहीद सुनील कुमार का शव सुबह सुबह सेना की एक एम्बुलेंस में उनके घर लाया गया। पटना शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर बिहटा में उनका घर एक संकरी सी गली में है। फूलों से सजी गाड़ी में जब सेना के जवान उनका शव लेकर पहुंचे तो लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और देशभक्ति के नारे गूंजने लगे। इस दौरान चीन के खिलाफ भड़क रहा लोगों का गुस्सा भी साफ दिखा। कुछ ही देर में पार्थिव शरीर को सेना की एक गाड़ी में पटना ले जाया गया। सेना के बड़े ट्रक के साथ लोग मोटरसाइकिलों पर चलते रहे। हाथों में तिरंगा झंडा लेकर पूरे रास्ते नारेबाजी करते रहे। भारतीय सेना तुम चढ़ाई करो, भारतीय सेना तुम चढ़ाई करो। LAC पर 15 और 16 जून की दरमियानी रात को चीन के सैनिकों के साथ हुई खूनी झड़प में हवलदार सुनील कुमार भी शहीद हो गए थे। कोरोना वायरस की वजह से पुरी के जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा इस साल नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में 23 जून से शुरू होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगा दी है और इस पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि अगर ये यात्रा हुई तो भगवान जगन्नाथ भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि यात्रा होने पर इसमें लाखों लोगों के शामिल होने से इसे नहीं रोका जा सकता। जगन्नाथ मंदिर की इस रथ यात्रा के दौरान 20 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस साल यात्रा से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एक NGO की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया। चीन के जेजियांग प्रांत में तेज हवाओं की वजह से बंदरगाह पर लगी भारी सामान उठाने वाली एक बड़ी क्रेन समंदर में गिर गई। हवा इतनी तेज थी कि इस क्रेन को रोकने की कोशिश भी फेल हो गई और हवा के साथ ये क्रेन अपने ट्रैक पर समंदर की ओर बढ़ती चली गई और ट्रैक के हिस्सों को तोड़ते हुए सीधे समंदर में जा गिरी। इस क्रेन का ऑपरेटर उसे समंदर में गिरने से बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन क्रेन रुकी नहीं और ऑपरेटर भी क्रेन के साथ समंदर में गिर गया। हालांकि हादसे के बाद क्रेन के ऑपरेटर को बचा लिया गया। कोरोना से जूझने के बाद इंग्लैंड में एक बार फिर फुटबॉल के मैच शुरू हो गए। हालात सुधरने के बाद मैनचेस्टर में इंग्लिश प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई, जहां खाली पड़े मैदानों में फुटबॉल मैच खेले गए। मैच खेलने पहुंचे इन खिलाड़ियों ने रंग भेद के खिलाफ चल रहे आंदोलन को भी अपना समर्थन दिया। इन खिलाड़ियों ने पुलिस की ज्यादती की वजह से मारे गए अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड को याद किया। रेफरी के सीटी बजाते ही सभी खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक कर बैठ गए। इन खिलाड़ियों की जर्सी पर भी रंगभेद के खिलाफ लगाया जा रहा नारा ब्लैक लाइव्स मैटर लिखा नजर आया। इससे पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक साथ खड़े होकर कोरोना से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। रूस की राजधानी मॉस्को में अमेरिकी फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन KFC ने किचन से लोगों को खाना परोसने के लिए कर्मचारियों की जगह एक रोबोट को उतार दिया। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से KFC ने अपने रेस्टोरेंट में इस कॉन्टैक्टलेस फूड सर्विस की शुरुआत की, जिसके लिए एक रेस्टोरेंट कर्मचारी ने तैयार ऑर्डर को कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया। इसके बाद रोबोट ने अपना काम शुरू किया। उसने खाने की ट्रे को उठाया और उसे एक खिड़की में रख दिया। थोड़ी देर बाद ग्राहक आई और उसने खिड़की से ही अपना ऑर्डर ले लिया, लेकिन इसके लिए भी ग्राहक के चेहरे की पहचान की गई। उसके बाद ही खिड़की खुली। आम दिनों में रेस्टोरेंट खाना किचन से होते हुए कई हाथों से गुजरता था, लेकिन दावा है कि इस तरह सिर्फ ग्राहक ही अपना ऑर्डर छू पाएगा। इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट के अंदर ऑर्डर लेने के लिए भी कर्मचारी नहीं दिखे, बल्कि उनकी जगह एक टच स्क्रीन लगी नजर आई। ग्राहक ने टच स्क्रीन के जरिए ही अपना ऑर्डर डाला। इससे हुआ ये कि ऑर्डर देने और लेने के लिए ग्राहक और कर्मचारियों का एक दूसरे से सामना ही नहीं हुआ। इसके अलावा रेस्टोरेंट में कॉफी लेने के लिए वेंडिंग मशीन भी लगी दिखी। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप नहीं होने की संभावना जताई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख एहसान मनी ने इस साल T20 वर्ल्ड कप नहीं होने की संभावना जताई। सुशांत सिंह मौत मामले में मुंबई पुलिस ने उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक रिहायशी इलाके के पास एक और हाथी मरा हुआ मिला। वहां अब तक एक हफ्ते में 6 हाथियों की मौत हो चुकी है।
मुंबई के चेंबूर इलाके में कुछ बदमाशों ने एक आदमी को गोली मारकर घायल कर दिया। इस फायरिंग के पीछे वजह पता नहीं चल सकी। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में कोरोना वायरस की जांच करने वाले एक सेंटर का दौरा किया और वहां के हालात की जानकारी ली। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लोगों ने कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए हनुमान मंदिर में पूजा की। कोरोना महामारी से डरे लोग अब इस संक्रमण को रोकने के लिए पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं और इसके लिए लोग हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करते और भजन गाते नजर आए। कोरोना से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने मंदिर में भगवान से प्रार्थना की और भजन के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। अब तक कोरोना की दवा की खोज नहीं हो पाई है, इसलिए कोरोना से उबरने के लिए लोग पूजा पाठ करने में जुटे हैं ताकि कोरोना से उनका बचाव हो सके। अपने बजरंगबली से कहते हैं कि हमारे संकट का, पूरी दुनिया भर के संकट का निवारण करो। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में तेज बारिश की वजह से एक चौल में पास में बनी दूसरी चौल पर गिर गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद कई लोग मलबे में दब गए, जिन्हें बचाने के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। खबर लगते ही आसपास के कई लोग भी वहां पहुंच गए और बचाव अभियान में जुटे कर्मचारियों की मदद करने लगे। हादसे के बाद वहां हर तरफ मलबा और टूटा फूटा सामान बिखरा दिखाई दिया। यह हादसा जिस चौल में हुआ उसकी हालत पहले से ही काफी खराब थी। चौल के बचे हुए हिस्सों में भी दरारें नजर आईं। हालांकि रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे लोगों को एक एक कर बाहर निकाला और फिर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। वहीं तेज बारिश से कुर्ला इलाके में भी एक इमारत को भारी नुकसान हुआ। इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह ढह गया। यह हादसा इतना भीषण था कि इमारत के एक हिस्से की दीवारें पूरी तरह उखड़ गईं और उसका मलबा सड़क पर बिखर गया। इमारत में बनी कुछ दुकानें भी पूरी तरह बर्बाद हो गईं। हादसे के बाद वहां राहत बचाव अभियान शुरू किया गया। और खबर गुजरात से आ रही है। गुजरात में राज्यसभा चुनावों की आज होने वाली वोटिंग से पहले ही बीजेपी के एक विधायक केसरी सिंह सोलंकी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब उनका वोट पोस्टल बैलेट से हो सकता है। तो सीने में दर्द की शिकायत के बाद सोलंकी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। गुजरात में राज्यसभा चुनावों की आज होने वाली वोटिंग से पहले ही बीजेपी के एक विधायक केसरी सिंह सोलंकी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। दरअसल उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब ये माना जा रहा है कि उनका वोट पोस्टल बैलेट से हो सकता है। गुजरात में आज ही राज्यसभा के चुनाव होने हैं। शाम तक वोटों की गिनती भी होगी और उससे पहले राज्यसभा चुनावों से पहले बीजेपी के एक विधायक केसरी सिंह सोलंकी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। अब केसरी सिंह सोलंकी को पोस्टल बैलेट से अपना वोट कास्ट करना होगा। बताया जा रहा है कि उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक एक विधायक और एक एक वोट बीजेपी के लिए अहम है, क्योंकि गुजरात में राज्यसभा चुनाव है और वोटों की गिनती आज शाम ही होनी है। और उससे पहले बताया जा रहा है कि गुजरात के एक विधायक, बीजेपी विधायक केसरी सिंह सोलंकी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। दिल्ली में भूकंप से निपटने की तैयारियों के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। इस मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से एक्शन प्लान मांगा था, जिसके बाद दिल्ली सरकार और दिल्ली के तीनों नगर निगमों ने बताया कि उनका एक्शन प्लान तैयार है, जिसे लागू करने के लिए उन्हें 3 साल का वक्त चाहिए। इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने तुरंत एक्शन प्लान पर काम करने का आदेश दिया और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भूकंप किसी का इंतजार नहीं करता, इसीलिए सभी अधिकारी अपना काम तेजी से करें। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों को हर इलाके में भूकंप से निपटने के लिए जल्द जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए। पिछले 2 महीने में दिल्ली एनसीआर में भूकंप के कई झटके लोगों ने महसूस किए हैं। कोरोना वायरस की वजह से 5 महीने तक बंद रहने के बाद हांगकांग में डिज्नीलैंड फिर खोल दिया गया। डिज्नीलैंड के खुलते ही वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिनका वहां के कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया। कुछ कर्मचारी बैंड बाजा लेकर गेट के पास खड़े हो गए और लोगों के स्वागत में उन्होंने बैंड बजाया। जिसके बाद कुछ कार्टूनों की वेशभूषा पहने लोगों के साथ डिज्नीलैंड की डायरेक्टर भी वहां पहुंची और सभी का स्वागत किया। health and safety of our guests and cast continues to be at the forefront of our mind.
हांगकांग के डिज्नीलैंड के खुलते ही वहां पहले की ही तरह चहल पहल लौट आई। सैकड़ों लोग अपने बच्चों के साथ घूमते हुए नजर आए। लोगों की सुरक्षा के लिए भी पूरी सावधानी बरती गई। डिज्नीलैंड के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरों से ही शरीर का तापमान मापने वाली मशीन को जोड़ दिया गया, ताकि अंदर जाने वाले हर आदमी का तापमान मापा जा सके। और लोगों को कोरोना वायरस से सावधान रखने के लिए कई जगहों पर दिशा निर्देश भी लगाए गए, जबकि सभी जगहों पर साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म्स में सऊदी अरब से एक और बड़ा निवेश आया। कंपनी ने बताया है कि इस बार सऊदी अरब के वेल्थ फंड PIF ने जियो में 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी, जिसके लिए PIF को 11,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश करना होगा। इस डील के हिसाब से जियो की इक्विटी वैल्यू 5 लाख करोड़ के करीब पहुंच गई। केवल 2 महीने में यह जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश से जुड़ी 11वीं डील है। अब तक हुई इन 11 डील के जरिए जियो में 1,15,000 करोड़ से ज्यादा का विदेशी निवेश आ चुका है। पीएम मोदी ने 21 जून को लोगों से घर पर ही योग करने की अपील की। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री ने 21 जून को योग दिवस पर सभी से अपने घर पर ही योग करने की अपील की। योगा डे गोज इंडोर्स। द थीम ऑफ द ईयर इज योगा एट होम एंड योगा फैमिली। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 62 भारतीय मजदूरों ने चीन की एक कंपनी पर कोरोना वायरस के बहाने काम से निकालने का आरोप लगाया। इस मामले में परेशान मजदूरों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक खत लिखा और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार से इस मामले में महाराष्ट्र सरकार से बात करने की अपील की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोरोना वायरस के खतरे के बीच ड्यूटी पर तैनात मेडिकल स्टाफ का वेतन देने का निर्देश दिया। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यह आदेश जारी करने को कहा था। चीन के मुद्दे पर पीएम की सभी दलों के साथ बैठक से एक दिन पहले यह साफ हो गया कि सीएम ममता बनर्जी भी इसमें हिस्सा लेंगी। हालांकि कोरोना वायरस के मुद्दे पर हुई बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई थी। अरुणाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और सांसद तापिर गाव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए दावा किया कि कांग्रेस सरकार के वक्त भी चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन तब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 2,877 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटों में सामने आने वाली ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। वहीं 24 घंटों में 65 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। इन नए आंकड़ों के आने के बाद दिल्ली में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 49,979 हो गया है, जबकि अब तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,969 है। हालांकि राहत की बात यह है कि मरीजों के ठीक होने की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। पिछले 24 घंटों में मरीजों के ठीक होने का भी रिकॉर्ड आंकड़ा सामने आया है, जो 3,884 है। अब तक मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा 21,341 हो गया है। बीजेपी ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका पर कोरोना मरीजों के इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाया और इसके लिए कुछ फैसलों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीएमसी ने एक आदेश जारी कर किसी मरीज के कोरोना पॉजिटिव होने पर टेस्ट कराने वाले सेंटर को इसे मरीज को बताने से मना किया है। और जैसे ही बीएमसी के इस आदेश की भनक बीजेपी को लगी, इसके नेता देश के सबसे अमीर नगर निगम के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में पोस्टर लिए नजर आए। इन पोस्टरों में मरीजों की रिपोर्ट को उनका मौलिक अधिकार बताया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बीएमसी के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बिस्तर नहीं है, इसलिए मरीजों को उनकी जांच रिपोर्ट देने से मना किया गया है। इनके पास अस्पताल में बेड नहीं है, वो छुपाने के लिए जो पेशेंट का मौलिक अधिकार है कि उसको रिपोर्ट मिले, वो रिपोर्ट देने से ये मना कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या अब भी लगातार बढ़ रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा यानी 3,752 मरीज सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 100 लोगों की मौत हो चुकी है। नए आंकड़ों के आने के बाद महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,20,504 हो गई है, जबकि राज्य में अब तक कोरोना से 5,751 लोगों की मौत हुई है। गलवान में शहीद हुए पंजाब के 2 सपूतों को अंतिम विदाई दे दी गई।
सेना के सम्मान के साथ गुरदासपुर के शहीद सतनाम सिंह और पटियाला के मनदीप को आखिरी विदाई दी गई। और जैसे ही शहीद मनदीप का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर पटियाला पहुंचा, उन्हें अंतिम विदाई देने इलाके के लोग हजारों की संख्या में उमड़ पड़े। शहीद मनदीप की मां, बेटी और पत्नी ने फौजी अंदाज में सलामी देकर देश के चिराग को घर से विदा किया। आखिरी बार पिता के ताबूत को छूते ही बेटी का सब्र जवाब दे गया। कुछ इसी तरह के लम्हे का गवाह गुरदासपुर भी बना, जहां सतनाम की शहादत के बाद घर तीर्थ स्थल में बदल गया। कोरोना महामारी के खौफ के बावजूद सैकड़ों लोग शहीद सतनाम की अंतिम यात्रा देखने के लिए उमड़ पड़े। इससे पहले गलवान घाटी से जो खबर आई, उससे पंजाब के मानसा में शोक की लहर फैल गई। लद्दाख के पर्वत पर जिन 20 हिंदुस्तानियों का खून गिरा, उनमें मानसा के बेटे गुरतेज सिंह का भी लहू था। महज 23 साल की उम्र में देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने वाले गुरतेज के घर में शहादत की खबर आने से 3 दिन पहले ही शहनाई बजी थी। तब उनके बड़े भाई की शादी थी, लेकिन उन्होंने फर्ज की वजह से शादी में आने से इनकार कर दिया था। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि जहां 3 दिन पहले खुशियों के शामियाने टंगे थे, वहीं अब दुख के आंसू पहुंचने लोग पहुंचेंगे। दरवाजे पर जो पहुंचे गम में डूबे नजर आए और इसी हालत में सभी शहीद के पिता को ढांढस बंधाते दिखे। लेकिन शहीद गुरतेज के पिता का जिगर देखिए, दिलासा देने वालों को वो इस तरह हाथ जोड़ते दिखे मानो कह रहे हो कि देश का बेटा था, देश पर मर मिटा। साडे पुत्त ने शहादत देश ਲਈ ਦਿੱਤੀ है, देश दे कुर्बान। पिता भले ही नम आंखों को कैमरे की आंखों से छुपाते दिखे, लेकिन घर में मां की चीत्कार बाहर बैठे लोगों का कलेजा चाक करती महसूस हुई। गम का ऐसा ही पैगाम पंजाब के ही गुरदासपुर पहुंचा तो शहीद नायब सूबेदार सतनाम सिंह के घर पर शामियाने टंगने से पहले शहादत को श्रद्धांजलि देने वाले पहुंचते दिखे। सतनाम सिंह की शहादत पर परिवार को गर्व है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि उनकी कमी अब कभी पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए शहीद सतनाम का परिवार चाहता है कि सरकार उनकी शहादत को याद रखे। यही कि उनको याद रख लें थोड़ा बस। पंजाब के ही पटियाला के नायब सूबेदार मनदीप सिंह ने भी देश के लिए हंसते हंसते जान दे दी, लेकिन उनकी शहादत के बाद परिवार ही नहीं, पूरा इलाका उनके जज्बे को याद करता दिखा। 2 महीने की छुट्टियों के बाद 20 दिन पहले ही मनदीप ड्यूटी पर गए थे। वहां से उन्होंने परिवार को बताया था कि अब वो बॉर्डर पर जहां तैनात होने वाले हैं, वहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, इसलिए अब वो किसी से बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनकी शहादत की खबर जैसे ही आई, परिवार ही नहीं पूरा इलाका उन्हीं की बात करता नजर आया। आसपास के लोग उनके घर के पास बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए, जहां लगने वाली चौपाल की कभी मनदीप भी शान हुआ करते थे। हर कोई चीन से बदला लेने की मांग करता दिखा। घर पहुंचने वाले भले ही मनदीप की मां और पिता को दिलासा देते दिखे, लेकिन ऐसा करते करते वो खुद भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। पंजाब के पटियाला के सील गांव में इस वक्त शहीद मनदीप सिंह के घर पर हम मौजूद हैं, जहां पर मातम पसरा हुआ है और 3 बहनों के इकलौते भाई थे मनदीप सिंह। हर बार राखी पर मनदीप का इंतजार करने वाली बहनों को शहादत की खबर ने बेसुध कर दिया और उनके मासूम बच्चे ये नहीं समझ पा रहे कि वो खुद को कैसे तसल्ली दें। मनदीप की पत्नी को रह रहकर वो बातें याद आती नहीं जिसमें वो बेटे को सेना में अफसर बनाने की बात किया करते थे। फौज में अफसर भर्ती कराना जो बनू तो कहते मैं हैक नूं भी इंजीनियर बनाना है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के तनाव के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। गलवान घाटी में भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत के बाद विपक्ष इस मुद्दे पर सभी दलों की बैठक बुलाने की मांग कर रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे यह बैठक होगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस से सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी, शिवसेना से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, टीआरएस से तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान समेत कई नेता शामिल हो सकते हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक से पहले इसमें शामिल होने वाले दलों के नेताओं को बैठक के एजेंडा और चीन सीमा पर हालात की जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने सोनिया गांधी, मायावती समेत तमाम विपक्षी दलों से बात की। चीन के साथ सीमा विवाद पर चर्चा के लिए हो रही सभी दलों की बैठक के लिए अब तक न्योता न मिलने पर आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने नाराजगी जाहिर की है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर पूछा कि सभी दलों की बैठक में शामिल करने का क्या आधार तय किया गया है, क्योंकि आरजेडी को न्योता नहीं मिला। वहीं आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर अहम मुद्दों पर पार्टी की राय न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है और पंजाब में वो मुख्य विपक्षी पार्टी है।
पाकिस्तान की एक अदालत ने टेरर फंडिंग के एक मामले में आतंकी हाफिज सईद के रिश्तेदार समेत आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के 4 आतंकियों को सजा सुनाई, जिनके नाम अब्दुल रहमान मक्की, जफर इकबाल, याहिया मुजाहिद और हाफिज अब्दुल सलाम हैं। इनमें आतंकी हाफिज सईद के रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की और अब्दुल सलाम को कोर्ट ने 1-1 साल की सजा सुनाई, जबकि जफर इकबाल और याहिया मुजाहिद को 5 साल कैद की सजा दी गई। इन चारों को टेरर फंडिंग के एक मामले में आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद चारों ने खुद को बेकसूर बताते हुए सुनवाई का सामना करने का फैसला किया था। लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चारों को टेरर फंडिंग के एक मामले में दोषी पाया और फिर उन्हें सजा सुनाई गई। बिहार के भोजपुर के रहने वाले महज 23 साल के जवान चंदन कुमार का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। गलवान घाटी में हुई झड़प में शहीद चंदन कुमार के गांव में मातम का माहौल है। शहीद जवान चंदन कुमार की मई में शादी होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शादी नहीं हो पाई। शहीद चंदन अपने घर के सबसे छोटे बेटे थे। उनके बाकी 3 भाई भी सेना में ही हैं। परिवार के लोग चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहे हैं। शहीद के बड़े भाई और खुद सेना में जवान देव कुमार के मुताबिक गांव में ही मौजूद एक मंदिर के पास अंतिम संस्कार की तैयारी की गई है। परिवार के मुताबिक 2 साल पहले वो सेना में शामिल हुए थे और इसी साल उनकी पोस्टिंग 16 बिहार रेजिमेंट लद्दाख की गलवान घाटी में हुई थी। देखिए, गलत हुआ, मतलब हमारा मातृभूमि है, लेकिन उसके लिए लड़ते हैं। जैसे गांव में हो रहा है वैसे ही हम वहाँ पे करते हैं। अगर वो हमारे 1 इंच लेना चाहे तो हम उसी के लिए हैं ही। लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल बी संतोष बाबू का तेलंगाना के सूर्यापेट में अंतिम संस्कार किया गया। बी संतोष बाबू समेत 20 जवान चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हो गए थे, जिसके बाद तेलंगाना में उनके घर पर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सेना के ट्रक को फूलों से सजाया गया और उस पर शहीद कर्नल के पार्थिव शरीर को तिरंगे से लपेट कर रखा गया और जैसे ही उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, पूरा शहर उनके साथ चल पड़ा। इस दौरान कई लोगों के हाथों में तिरंगा भी नजर आया। लोग तालियां बजाते और नारे लगाते हुए पार्थिव शरीर के साथ चलते रहे। अंतिम संस्कार के वक्त तो माहौल और भी ज्यादा गमगीन हो गया। शहीद कर्नल की पत्नी अपने बेटे को गोद में लिए खड़ी रहीं तो रोते हुए पिता ने अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी की। कुछ लोग उन्हें सहारा देते हुए भी दिखाई दिए। इसके बाद सेना की ओर से शहीद बी संतोष बाबू को सलामी भी दी गई। इस दौरान सेना के कई बड़े अधिकारी और जवान वहां मौजूद रहे। आज हो रहे राज्यसभा चुनाव में गुजरात से बीजेपी उम्मीदवार नरहरी अमीन ने पार्टी के तीनों उम्मीदवारों की जीत का भरोसा जताया। नरहरी अमीन बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार हैं और उन्हें उम्मीद है कि आज के चुनाव में उन्हें जीतने लायक वोट आसानी से मिल जाएंगे। सर, सबसे पहले शुभकामनाएं आज के चुनाव को लेकर। आपका खूब आभार। क्या लगता है किस तरीके गणित बैठेगा? बस आज सुबह 9 बजे से वोटिंग चालू होगा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के 3 कैंडिडेट हैं। तीनों कैंडिडेट जो प्रेफरेंस मत चाहिए जीतने के लिए, वो मेथों से तीनों कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जीतने वाले, उसमें कोई शंका नहीं है। सर, कुछ विधायकों को लेकर कल रात को बीजेपी के अंदर मामला था कि कुछ विधायक असंतुष्ट हैं और उनको कुछ अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, केसरी सिंह या बाकी विधायक। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई असंतोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन वाली पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। आज तक भारतीय जनता पार्टी में कभी जुथबंदी नहीं हुई है और पार्टी के नेता हमारे जो होते हैं उनके मैंडेट पे ही भारतीय जनता पार्टी के हर एक एमएलए वोटिंग करेंगे। कोई कुछ होने वाला नहीं है और शाम को जब रिजल्ट आएंगे तब भारतीय जनता पार्टी के 3 कैंडिडेट जीतेंगे। कांग्रेस में से दोनों में से कौन जीतता है वो अभी नक्की नहीं है। वो इंटरनल जुथबंदी कांग्रेस में है, भाजपा में कुछ नहीं है। सर, आप कांग्रेस में लंबे समय रहे, अपने राजनीतिक करियर का ज़्यादातर हिस्सा समय कहें आप कांग्रेस में आपने बिताया। अंतिम सवाल है मेरा आपका, क्या लगता है कि कांग्रेस से कोई क्रॉस वोट करे या बीटीपी के जो लोग हैं वो आपके साथ आए और आपका आंकड़ा बन जाए? नहीं, हमारे साथ 103 वोट हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। बीटीपी और एनसीपी का भी हमको समर्थन मिलने वाला, इतना हमको 100% कॉन्फिडेंस है। कांग्रेस में 8 एमएलए ने 3 महीने में रिजाइन किया है, तो इंटरनल जुथबंदी कांग्रेस में है। तो आओ आज देखते हैं शाम को क्या होता है। जब मत की गणितरी होगी तब मालूम होगा कि कांग्रेस को कितना वोट मिलता है और भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट मिलते हैं। चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए सियासी पार्टियों ने मुहिम शुरू कर दी। चीन के साथ जारी सीमा विवाद और जवानों की हत्या के बाद देश के कई राज्यों में यह मुहिम शुरू की गई।
जिसके तहत बिहार की राजधानी पटना में जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने अनोखे अंदाज में अपना विरोध जताया। पप्पू यादव खुदाई करने वाली एक मशीन पर चढ़ गए और एक होर्डिंग पर अपना संदेश लिखा। उन्होंने लोगों से चीन में बने सामान को न खरीदने की अपील की। ये लड़ाई बिहार ने छेड़ दी है। आप नेपाल आंख दिखाते हो, बांग्लादेश और चाइना हमें मारना चाहती है। अब उसको हमसे हमारे पैसे पर वो हमारे सैनिक का कत्लेआम नहीं कर सकता। वहीं बीजेपी की सहयोगी आरपीआई के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी इस मुहिम से जुड़ गए। उन्होंने चीन को आर्थिक रूप से बर्बाद करने का सुझाव दिया। चाइना के इकोनॉमी को कोलैप्स करने की जिम्मेदारी हमारी है और चाइना से जो प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट जो इंपोर्ट होता है, उस पर पूरी पाबंदी लगानी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक अभियान चलाया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से चीनी कंपनियों का बहिष्कार करने की अपील की।